हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आइडल गैस इक्वेशन और उससे कुछ रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पीछे वाली क्लासों में हमने बोयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गेलुसा का नियम, अवोगाद्रो का नियम ये सब हमने पढ़ लिए। ठीक है, इनके आधार पर हमने कुछ बढ़िया चीज़ें भी निकाली है, ग्राफ्स भी हमने पढ़े हैं और कुछ जेई के पीवाईक्यू भी हमने किए थे। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है आइडल गैस इक्वेशन, जो कि उन्हीं के बेस पे निकलेगा। अगर वो आपको नहीं आते हैं तो ये आपसे नहीं होगा, थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आइडल गैस इक्वेशन के अंतर्गत हमारे जो 4 नियम हमने किए थे, बोयल, चार्ल्स, अवोगाद्रो और गेलुसाक, उसमें से 3 नियम हमारे काम में आएंगे। उसमें गेलुसाक का नियम हमारे काम में नहीं आएगा इसके डेरिवेशन में। वैसे जब हम ये समीकरण निकालेंगे तो उसके अंतर्गत जो है गेलुसाक का नियम अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले जो हमारे नियम काम में आएगा वो आएगा बोयल का नियम। बोयल का नियम मैंने आपको बताया था कि नियत ताप पर किसी भी गैस का दाब उसके आयतन के क्या होता है, व्युत्क्रमणापाती। तो मैं इस v को इधर ले आऊं और इस p को इधर कर दूं, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी v बढ़ेगा तो p घटेगा, और यहाँ पर p बढ़ेगा तो v घटेगा, और यहाँ पर भी p बढ़ेगा तो v घटेगा। दोनों में कोई चेंज नहीं है। तो बोयल का नियम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ v प्रोपोर्शनल टू 1/p की। ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था चार्ल्स का नियम। चार्ल्स के नियम में क्या कांस्टेंट किया था, याद करो। चार्ल्स के नियम में हमने कांस्टेंट किया था आयतन। नियत आयतन पर किसी भी गैस का दाब उसके ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये हमने पढ़ा था। आयतन किया था, क्या किया था, याद करो ध्यान से। हमने उसमें कांस्टेंट किया था P। नियत दाब पर किसी भी गैस का आयतन उसके ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, याद रखा करो। चार्ल्स के नियमानुसार नियत दाब पर किसी भी गैस का आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है। ये चार्ल्स का नियम था। ठीक है। तीसरा इसमें हमारे काम में आएगा जो हमारा गेलुसाक का नियम था ना, P प्रोपोर्शनल टू T, वो इसमें काम में हमारे नहीं आएगा। ठीक है, अवोगाद्रो का नियम था। तीसरा हमारा नियम काम में आएगा अवोगाद्रो का नियम। अवोगाद्रो ने क्या कहा था, अवोगाद्रो ने कहा था नियत ताप और दाब पर किसी भी गैस का आयतन उसके मोलों की संख्या के क्या होता है, समानुपाती होता है। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तीनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड देखिए v, तो हम तीनों को इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 से हम इनको एकदम संयुक्त करके लिख सकते हैं, आपस में मिलाकर लिख सकते हैं। तीनों में v इधर है और इधर ऊपर है t, इधर है 1 और इधर है n, तो इन तीनों को गुणा करेंगे तो n t, और बट्टे में क्या है p, तो p। तो इन तीनों समीकरणों को हमने संयुक्त करके लिख दिया v प्रोपोर्शनल टू एन टी बट्टा p। तीनों नियम इसमें आ गए। n के समानुपाती है, t के समानुपाती है, और p के क्या है, व्युत्क्रमणापाती। ठीक है। इस p को ले आओ इधर, p v प्रोपोर्शनल टू एन टी। जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा एन के टी, पी वी बराबर एन आर टी। यहाँ पर जो के है उस के का मान है आर, जहां पर यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा आर। इस आर को हम कहते हैं आदर्श गैस नियतांक। क्या कहते हैं, आदर्श गैस नियतांक, आदर्श गैस नियतांक या सार्वत्रिक गैस नियतांक, सार्वत्रिक गैस नियतांक। ये नियतांक आता है आदर्श गैस समीकरण के अंतर्गत, और जो ये आपका समीकरण है ये आपका आदर्श गैस समीकरण कहलाता है। PV बराबर nRT, PV बराबर nRT, वेयर P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, और R गैस कांस्टेंट या गैस नियतांक। इसका मान आपको प्रत्येक क्वेश्चन के अंतर्गत दिया हुआ आएगा, और T है टेम्परेचर। ठीक है। इस R का जो मान होता है वो होता तो यूनिक है, इसे हम सार्वत्रिक गैस नियतांक कहते हैं, लेकिन इसका जो मान है वो P, V, N और T के जो यूनिट्स होती हैं, जो मात्रक होता है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि इनके मात्रक हमने कौन से लिए हैं। ठीक है, इनकी परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। वैसे R का जो मान होता है वो होता है सामान्य मान 8.31। इसका मात्रक निकालेंगे तो मात्रक निकलेगा जूल पर मोल केल्विन।
ये इसका मान होता है आर का 8.31 जूल पर मोल के लिए। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंतर्गत आपको इस आर का मान दिया हुआ आएगा एकदम फिट, कौन सा मान आपको रखना है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का। ये आपका आदर्श गैस समीकरण है, पीवी बराबर एन आर टी, ठीक है। ठीक है भैया, समझ में आ गया। बॉयल, चार्ल्स और अवोगाद्रो 3 नियम हमारे काम में। अब हमने नियम कौन सा काम में नहीं लिया, हमने नियम काम में नहीं लिया कौन सा, गेलुसा का नियम। गेलुसा का नियम था पी प्रोपोर्शनल टू टी, किस पर, नियत आयतन पर। यहाँ पर आयतन नियत कर दो, ये आयतन नियत कर दिया हमने, एन पहले से ही नियत है और के पहले से ही नियत है, तो देखो पी प्रोपोर्शनल क्या हो गया, टी। गेलुसा का नियम आ गया। लेकिन हमने डेरिवेशन के अंतर्गत हमने गेलुसा का नियम काम में नहीं लिया, इसके अंतर्गत जो है सारे के सारे नियम आ गए। अब ये आदर्श गैस समीकरण क्यों कहते हैं, क्योंकि आदर्श गैस जो होती है, हम जो गैस देखते हैं वो आदर्श नहीं होती है। आदर्श गैस वो गैस होती है जिनके अणुओं के बीच जो है कोई भी फोर्स उपलब्ध नहीं होता, कोई भी फोर्स वहां पर नहीं होता है, वो मुक्त रूप से गति करते हैं, वो होता है आदर्श गैस, ठीक है। लेकिन हम जो इक्वेशन ये पढ़ रहे हैं ये केवल आदर्श गैस के लिए है। जब आपको प्रश्न में कहा जाए फॉर आइडल गैस तभी आपको ये इक्वेशन लागू करनी है, अदरवाइज नहीं करनी, ठीक है। एक अन्य समीकरण और आएगी जो कि यहाँ पर हमारे जो वास्तव में जो गैस है उसके लिए आएगी, उसे हम कहते हैं वान डेर वाल गैस समीकरण, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे। हमारे केवल पीवी बराबर है एनआरटी, ठीक है। तो ये आदर्श गैस समीकरण है, केवल आदर्श गैस पर लागू होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके अंतर्गत हम चेंज करते हैं, ध्यान से देखना, थोड़ा सा मैं इसके अंदर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। इंटरेस्टिंग चीजें निकल कर आएगी। नोट कर लिया ना, सारा का सारा जो है इंपॉर्टेंट मटेरियल है, नोट कर लो। अब मैं आपको जो चीज कराऊंगा वो और भी इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको कराऊंगा ना वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। ठीक है, हमारा जो इक्वेशन था वो था पीवी बराबर एनआरटी, ठीक है। पीवी, इस टी को मैं इधर लिया तो पीवी बटे टी बराबर एनआर, ठीक है। अब हम मान लो हमने कोई गैस ली ए, ठीक है, इसके मोलों की संख्या हमने ली आर और इसके मोलों की संख्या हमने ले ली एन और आर है। अब मोलों की संख्या हमने एन ले ली तो एन नियत हो गई, अब हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो एन नियत हो गई, आर नियत हो गई, दोनों नियत हो गए ना, गैस कांस्टेंट और एन दोनों नियत हो गए ना, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, पीवी बटे टी बराबर की, ठीक है। ठीक है, मान लो यहाँ पर कोई गैस जो है वो पहली स्टेट में है, फिर हमने प्रेशर चेंज कर दिया, वॉल्यूम चेंज कर दिया, टेम्परेचर चेंज कर दिया, P2 V2 बटे T2, लेकिन मोलों की संख्या वही है और गैस कांस्टेंट भी वही है, बराबर आ जाएगा कांस्टेंट। दोनों के दोनों समीकरण आपस में बराबर हो जाएंगे क्योंकि दोनों किसके बराबर है, K के बराबर है। तो P1 V1 बटा T1 इज इक्वल टू हो जाएगा P2 V2 बटे T2। ये जो आपका समीकरण है ये कहलाता है आपका संयुक्त गैस समीकरण, कंबाइंड गैस इक्वेशन, संयुक्त गैस समीकरण या कंबाइंड गैस इक्वेशन, ठीक है। ये कहलाता है संयुक्त गैस समीकरण। इसमें कांस्टेंट आर की हमें कोई जरूरत नहीं रहती है कहीं पर भी जाए, ठीक है। इसे कहते हैं आदर्श गैस समीकरण या संयुक्त गैस समीकरण। ये कब लागू करना है, जब आपको कोई 4 या 5 भौतिक राशियों के मान दिए हुए हो और किन्हीं दो का आपस में रिलेशन बताया हो, या 1 2 3 4 5 चीजें बताई गई हो, छठी पूछी हो, ठीक है। तो वो अपने आप क्वेश्चन के अनुसार आपको पता चल जाएगा कौन सा अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा जेई के पीवाई के, उसमें ये काम आएगा हमारे, ठीक है। ठीक है, एक चीज और कराता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप हेडिंग डाल सकते हैं, रिलेशन बिटवीन, सॉरी 2 मिनट, हाँ, तो रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड आइडल गैस इक्वेशन, ठीक है। आदर्श गैस समीकरण और घनत्व के बीच हम संबंध निकालेंगे, आदर्श गैस के समीकरण के अंतर्गत हम डेंसिटी को ले आएंगे, ठीक है। तो आदर्श गैस हमारा समीकरण है पीवी बराबर एनआरटी, ठीक है। अब मैंने आपको पीछे वाली क्लास के अंतर्गत बताया था कि जो मोलों की संख्या है वो निकलती है, कोई भी आपको मास गिवन होता है और उस तत्व का मोलर मास,
यही तो बताया था। तो पी वी बराबर एन की जगह हम ये लिख सकते हैं तो एम बट्टे मोलर मास, जहां पर जो स्मॉल एम है ये आपको गिवन मास है और ये आपका मोलर मास है तत्व होगा। ठीक है, इस कैपिटल एम को इधर ले आओ और इस वी को उधर भेज दो बराबर आर टी। अब मैंने कल उसी वीडियो के अंदर बताया था कि जो मास बाय वॉल्यूम होता है वो होता है आपका डेंसिटी। तो पी एम बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं डेंसिटी और ये आर टी। पी एम बटे आर टी बराबर घनत्व या डेंसिटी। ये किसके बीच रिलेशन है? ये रिलेशन है प्रेशर, मोलर मास, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर और डेंसिटी के बीच। ठीक है, दाब, आणविक द्रव्यमान, गैस नियतांक और ताप और घनत्व के बीच ये संबंध है। इसको याद में रखना, बहुत खतरनाक क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। ठीक है, तो लिख लीजिए डी बराबर पी एम बटा आर टी। और कोई दो गैसें हो, जैसे ये ए गैस का है, ए गैस का है, आर तो हमेशा नियतांक रखता है, दूसरी गैस का ऐसे P2M2 बटे R T2। तो दोनों को जब इक्वेट करोगे तो इस R को इधर ले जाओ और इस PM M1 बटे D1 T1, इस R को भी उधर ले जाओ, P2M2 बटे T2 D2, दोनों को बराबर रख दो। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, क्योंकि गैस कांस्टेंट हमेशा बराबर रहता है। ये लो, किन्हीं भी 5 का मान दिया हुआ हो तो छठी और सातवीं का मान अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, बीच में रिलेशन दिया हुआ होगा, ऐसे नहीं दिया हुआ होगा, बीच में रिलेशन होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बेस में मैं आपको अभी अभी क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, फटाफट से इसको लिख लो, नोट डाउन कर लो। अब हम करते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, के सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, दोनों के दोनों अभी अभी जो मैंने आपको फॉर्मूले कराए थे उन्हीं से रिलेटेड हैं। दोनों के दोनों प्रीवियस ईयर के जेईई के पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, नियरली आए हुए हैं, बहुत पुराने नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, एट 300 केल्विन द डेंसिटी ऑफ ए सर्टेन गैस एट 2 बार, यानी ये एक दाब का मात्रक है। ठीक है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, दाब का मात्रक है 2 बार। ठीक है, इज डबल टू दैट ऑफ N2 एट 4 बार एट सेम टेम्परेचर, यानी उसी तापमान पर 4 बार दाब पर जो नाइट्रोजन अणु का जो घनत्व है उसका जो है दुगुना है इस गैस का घनत्व 2 बार के ऊपर। द मोलर मास ऑफ गिवन गैस, जो ये जो गैस है इसकी हमें जो है मोलर मास हमें निकालना है, जो कैपिटल एम है वो इस गैस का हमें निकालना है। ठीक है, और डेंसिटी के बीच, दोनों के बीच रिलेशन दिया हुआ है कि इसकी जो डेंसिटी है उसका 2 गुना बराबर है इसकी डेंसिटी के। ठीक है, तो फटाफट से देखो करते हैं, फटाफट से आपको ऑप्शन भी मैंने दिए हैं तो देखो। ठीक है, इस गैस को हम मान लेते हैं इसका डेंसिटी जो है वो है Dg। ठीक है, इस गैस का घनत्व जो है वो दुगुना है टू दैट एट नाइट्रोजन अणु का घनत्व मान लेते हैं N2, यानी इस गैस का घनत्व दुगुना है नाइट्रोजन गैस के घनत्व का। ठीक है, अब हमने घनत्व का अभी अभी सूत्र पढ़ा था, PM बट्टे RT, D बराबर PM बट्टे RT, M मोलर मास, B प्रेशर, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। ठीक है, हमें कह रखा है 300 केल्विन पर है, दोनों के दोनों किस पर है? 300 केल्विन पर है, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं डी की जगह हम लिख सकते हैं Pg, यानी P का दाब मतलब इस गैस का दाब, और Mg यानी इस गैस का मोलर मास बट्टे R और इस गैस का ताप। इधर लिखेंगे 2 गुणा नाइट्रोजन का दाब गुणा नाइट्रोजन का मोलर मास गुणा बट्टे में R और T गुणा N2। दोनों का टेम्परेचर बराबर है इसलिए ये कट जाएंगे, और गैस कांस्टेंट भी कट जाएगा, तो ये दोनों कट गए। ठीक है, ठीक है, इस गैस का दाब देखो कितना दिया हुआ है, 2 बार, तो 2 बार। इस गैस का मोलर मास हमें निकालना है, तो मोलर मास 2 गुणा नाइट्रोजन का प्रेशर कितना दिया हुआ है, 4 बार। मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन का जो मोलर मास है वो कितना होता है, N2 है, 1 का 14 होता है, 2 का कितना हो जाएगा 28। ठीक है, ग्राम पर मोल। ठीक है, ठीक है, बार से बार कट जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, समझ में आ रहा है, 2 से 2 कट जाएगा। वैसे ये 2 बार आया कहाँ से आपको पता है? ठीक है, चलो पता है आपको, तो ठीक है, मोलर मास ऑफ गैस बराबर आ जाएगा आपका, ध्यान से देखना, इसको जब आप गुणा करोगे 28 गुणा 4 तो इसका मान आएगा 4 × 32, 4 दूनी 8 3 11, मोलर मास ऑफ गैस आ जाएगा 111 ग्राम पर मोल, यानी ये आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा।
ठीक है, अब एक बार और ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, एक बार फिर से ध्यान से देखो। ये जो ऑप्शन किया ना, ये हमने किया इसका थोड़ा सा इसका मिक्स कर दिया। देखो इस गैस का जो घनत्व है 2 बार के ऊपर, ये दुगुना है टू दैट टेम्परेचर 4 बार एट सेम टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ N2। ठीक है, यानी इस गैस का घनत्व N2 के घनत्व के क्या है, दुगुना है। ठीक है, इसका हमने ऐसा कैसा लिख दिया, इसका हमने ऐसा कैसा लिख दिया, फिर हमने इसको सोल्व कर दिया, इसका आंसर आ जाएगा 112 ग्राम पर मोल। ठीक है, कोई गलती नहीं है, ध्यान से देख लो एक बार। 2 बार इज डबल, ये दुगुना है इस गैस के घनत्व का। ठीक है, सही है। और ये सही है एकदम। ठीक है, समझ में आएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, कोई मिस्टेक हो तो प्लीज कमेंट कर सकते हैं, मुझे यहाँ पर अभी कोई मिस्टेक नजर नहीं आ रही। ठीक है भैया, यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है, और ज्यादा मिस्टेक नहीं हो सकती, यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, इसको भी बड़े ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ ए गैस सिलेंडर इज 750 ml इफ द प्रेशर ऑफ ए गैस इनसाइड द सिलेंडर चेंजेस फ्रॉम 840 मिलीमीटर Hg टू 360 मिलीमीटर Hg, द फाइनल वॉल्यूम विल बी। देखो इसमें जो है हमें टेम्परेचर की कोई बात नहीं करेगी, मतलब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। आर वैसे ही कांस्टेंट होता है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, कौन सा नियम लगता है, बॉयल का नियम। बॉयल का नियम क्या कहता है, दो गैसों के लिए P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। सीधे मान रख दो, पहले क्या वॉल्यूम था, अच्छा 750 ml, तो P1 गुणा 750 ml, मात्रक को एकदम साथ में रखना है। ठीक है, V2 प्रेशर कहाँ से कहाँ चेंज हुआ है, पहले प्रेशर कितना था 840, तो 840 गुणा 750 बराबर P2 का मान हमें दिया हुआ है कितना है 360 गुणा V2। अब मात्रक तो आपस में कट जाएंगे, हमें V2 का मान निकालना है, तो V2 बराबर इस 360 को उधर भेज दो, 840 गुणा 750 बट्टे 360। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 6 का भाग दो, इसमें 6 का भाग दो आप, 6 एकम 6, 6 चौके 24 बट्टे में 0, और 6 6 36 गुणा 75, ये 6 का वापिस से भाग दो, 6 एकम 6, और इसमें भाग नहीं जाएगा क्या, नहीं जाएगा, चलो छोड़ो। इसमें जा रहा है नहीं जा रहा है, किया तो सही है ना, 6 एकम 6, 6 चौके 24, ये 750, 0 से 0 कट गया, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, और ये आ जाएगा 3 दूनी 6। वापिस से इसमें भाग दो, 2 संते 14 गुना 25, 25 आते होता है 175, और 1 0 पहले से था, ये ml में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमें ml में दिया था। ml में यहाँ पर ऑप्शन है क्या, नहीं है, इसको बदलो लीटर में, ये भाग देंगे 1000 का, तो ये आ जाएगा 1.750 लीटर। ऑप्शन इज इक्वल टू 1, ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। इसमें कोई गलती दिखे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मुझे अभी कोई गलती नहीं दिख रही है, हो सकती है तो वो केवल इसमें हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, और हो भी गई हो तो माफ़ कर चाहता हूँ, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए जो मैंने आपको बताया है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलती है। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, घर के लिए है। ठीक है, ठीक है। आपको दी हुई है एक आइडल गैस। ठीक है, आइडल गैस में आपको 2 ग्राफ दिए हुए हैं, एक तो दिया हुआ है, 4 ग्राफ दिए हुए हैं डी और टी के बीच में। ठीक है, एक तो है ये, एक है डी और टी के बीच में ये, ठीक है, एक है डी और 1/t के बीच में ये, और चौथा आपको ग्राफ दिया हुआ है, ये हो गया, ये हो गया ना, ये हो गया, ये हो गया, और ये आपको दिया हुआ है डी और पी के बीच में। आपको बताना है कि इन ग्राफ में से कौन सा ग्राफ सही नहीं है एक आइडल गैस के लिए। ये आपका है होमवर्क, होमवर्क घर पे सोल्व कर लेना। ठीक है, ट्राई करना, आ जाएगा। बस आपको फॉर्मूले का ध्यान में रखना, डी बराबर PM/RT। ठीक है, ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।